This class we will study provident fund. Okay, provident fund. पीएफ के बारे में सुने हैं आप लोग? पीएफ के बारे में सुने हैं? क्या होता है प्रोविडेंट फंड? प्रोविडेंट फंड पीएफ थोड़ा बहुत कोई जानकारी नहीं है। सैलरी का कुछ हिस्सा पीएफ में करता है। क्या होता है पीएफ? जैसे कि मैम मान लीजिए किसी लगा और 60,000 है, उसका जॉब के अकॉर्डिंग उसका फिक्स रेट होता है। जॉब के अकॉर्डिंग नहीं, यही चीज लेवल के अकॉर्डिंग नहीं, लेवल के अकॉर्डिंग नहीं, उसका फिक्स ही रेट होएगा। किसी डिपार्टमेंट में। हाँ, देखिए प्रोविडेंट फंड, अब देखो सीरियसली सुनो, इसके बारे में जानो, नौकरी करोगे ये बहुत जरूरी है पीएफ के बारे में जानना। करता है, सबका करता है, इसीलिए तो हम पूछे कि आप ऑफ कोर्स आप जॉब नहीं किए हैं तो आपको मालूम नहीं होगा, पर सुने तो होंगे कि पीएफ का पैसा कटता है, पीएफ का पैसा मिलता है, ठीक है। इसके पहले हम सोशल सिक्योरिटी पढ़ाने के बाद आपको पीएफ पढ़ा रहे हैं, ग्रेचुटी पढ़ा रहे हैं या ये साइड पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब कि आपको पहले ये समझाना जरूरी था कि सोशल सिक्योरिटी क्या होती है। ओके, there are, I already explained it to you that there are 6 different contingencies of life. हमारी लाइफ की मेजर 6 एक ऐसी इमरजेंसी होती है जिसमें हमारी वर्किंग कैपेसिटी या तो घट जाती है या तो बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है, हम काम नहीं कर सकते। जैसे वो 6 कंटिजेंसीज ऑफ लाइफ क्या थी? स्टार्ट करो, सिकनेस, बीमारी, बताते जाओ। You have completed this? Maternity, disablement, old age, unemployment and death. This PF gratuity किस टाइप का लेजिस्लेशन एनेबल लॉ का क्लास लिए थे हम एक दिन, बताए थे आपको किस टाइप का लॉ होता है। सिर्फ आपको ये जानना जरूरी है और ये समझना जरूरी है कि सोशल सिक्योरिटी इज जस्ट अ टाइप ऑफ लेबर लॉ। अलग अलग लॉ अलग अलग पर्पस के लिए फॉर्म हुए हैं। ओके, सिमिलरली सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन में हम आपको ग्रेचुटी पढ़ा दिए, ठीक है, ईएसआई पढ़ाए, ओके, एंड this I'll tell you in this class. Provident fund. Provident fund का क्या मतलब होता है? देखिए, पहले के टाइम पे ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल वर्कर्स टाइम ये प्रोविजन बनाया गया कि प्रोविडेंट फंड माने, देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स या एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जब तक दे आर अर्निंग, जब तक दे आर ऑन देयर फुल कैपेसिटी अर्न कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है, वो अपना काम कर सकते हैं, खिला पिला सकते हैं, फैमिली का केयर कर सकते हैं, राइट। बट व्हाट अबाउट व्हेन दे रिटायर? जब रिटायरमेंट हो जाएगी तो उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? वो तो होगा ही, प्लस उस वक्त वर्किंग कैपेसिटी भी उतनी नहीं रहती है कि 60 साल में आप कमा के उतने तरीके से खा सकें। इलनेस भी बहुत ज्यादा हो जाएगी उस वक्त तक, है ना, वर्किंग कैपेसिटी बॉडी डिटीरियरेट करता है। देन इट वाज थॉट कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनके लिए प्रोविडेंट फंड का एक स्कीम होना चाहिए। प्रोविडेंट फंड माने एक तरीके की भविष्य निधि है, व्यवस्था। हाँ, जब देखो तुम लोग बीबीएम के स्टूडेंट्स हो ना, जब टीवी भी देखते हो आप कान खुला रख करके टीवी देखो, म्यूचुअल फंड का ऐड आता है, आपको सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, but you need to
बी अ कीन ऑब्जर्वर। ठीक है, ध्यान दो कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। पढ़ाई क्या होती है, कहीं अलग से लेकर के आती है क्या? नहीं, जो होता है वही आप बुक में पढ़ते हैं। Then since you are a management student, you should always keep, keep yourself as a keen observer. म्यूचुअल फंड का ऐड देखो या किसी चीज का ऐड आता है, इकोनॉमिक्स वगैरह से रिलेटेड है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। जब आप देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ने से क्या होता है ना कि ज्यादा पढ़ने का इंटरेस्ट जगता है, ये हमेशा होगा। सबसे मुश्किल काम क्या होता है? किसी चीज को स्टार्ट करना, रेगुलर करना। इसलिए अनरियलिस्टिक टारगेट बना के मत पढ़ो कि एक दिन में इतना इतना इतना, धीरे 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 करके पढ़ो। जब तुम्हारी कैपेसिटी और इंटरेस्ट जगने लगेगा, देन यू विल ऑटोमेटिकली बी मोटिवेटेड टू टेक अप मोर सिलेबस एंड स्टडी मोर। ठीक है, तो स्टार्ट में पेस हमेशा स्लो रखो और अनरियल चीजें नहीं बनाओ कि इतना बना के फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दिए बीच में। कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। रोज 1 घंटा पढ़ो ही पढ़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, वही वो उसके लिए थोड़ा अपने आप को रेडी करके रखिए। ओके, कमिंग बैक, प्रोविडेंट फंड। तो ये बोला गया कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जब वो कमा रहे हैं देन इट इज फाइन, लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं तब उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होना चाहिए? तब ये डिसाइड हुआ, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि प्रोविडेंट फंड एक भविष्य निधि के तरीके से ऐसी चीज बनाई जाए जिसमें कि लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करें, ठीक है, और एक ही बार रिटायरमेंट के बाद वो पैसा आपको मिले। अब आप ये समझ सकते हैं कि प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ एजेड लोग या बुजुर्ग लोगों का एक बहुत मेजर सहारा है ना? बहुत मेजर सहारा। पेंशन प्राइवेट फंड क्या आता है बताते हैं, इसी एक्ट में हम बताएंगे। बहुत मेजर सहारा है। बहुत सारे बूढ़े बुजुर्गों के बच्चे भी उनको कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो उनका पीएफ का पैसा थोड़ा उनका हेल्पफुल होता है। इलनेस होती है, बहुत तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओल्ड एज के साथ आती है, उनको केयर चाहिए, लोग चाहिए, दे कैन हायर पीपल, सो दिस इज मेजरली फॉर ओल्ड एज। तो सोशल सिक्योरिटी का कौन सा लाइफ कंटिजेंसी कवर हुआ है इसमें? ओल्ड एज। ओल्ड एज के लिए पीएफ मेनली तैयार किया गया था। अब देखिए, प्रोविडेंट फंड ऐसा ये हुआ। अब इसको ऐसे समझो, मान लो कि तुमको तुम्हारे पेरेंट्स 1000 रुपए पर मंथ पॉकेट मनी देते, सपोज 1000 पर मंथ पॉकेट मनी देते। 2-3 केस में इस चीज को समझो। पहले केस में ये कंसिडर करो कि 1000 रुपए जो तुमको देते हैं उसमें से वो बोले कि 200 रुपए देंगे हम तुमको, 1000 की 200 रुपए तुम हमको दे दो, यानी हम तुमको काट के 800 रुपए देते हैं और 1 साल के बाद तुम हमसे ये पैसा दे देना। ठीक है, कोई फायदा है आपको इसमें? क्या फायदा है? लेकिन वो पैसा तो उतना ही रहा ना, वो पैसा उतना ही रहा। ठीक है, चलो क्लास ये एग्जांपल हम फिर से दे देते हैं ताकि आप लोग ताकि बीच से कुछ छूटे ना। ठीक है, प्रोविडेंट फंड स्टार्ट किए। सपोज कीजिए कि आपके फादर आपको 1000 रुपए पॉकेट मनी हर मंथ देते हैं। ठीक है, उस एक तुम फिर अंकित राज पीछे बैठे, चलो आगे आओ, आगे तो बड़ा हुआ है, तुम आगे आओ, आना भाई, हल्ला करने के लिए। 1000 आपके फादर आपको पॉकेट मनी देते हैं, उसमें से अगर 200 रुपए वो आपको काट करके बोले कि हम तुमको काट करके देंगे पैसे, तो एक बार के लिए आपको ये मन में लगेगा कि ये मेरा ही तो पैसा है, तो आप अभी ही दे दीजिए, पता नहीं बाद में देंगे क्या नहीं देंगे। ये होता है ना इनसिक्योरिटी। इसी तरीके से प्रोविडेंट फंड को वॉलंटरी बेसिस पे स्टार्ट किया गया था कि उनकी मर्जी कि आप अपना पैसा काट के दीजिए। देखिए, कोई चीज जब नहीं आती है तो उसको लेके बहुत सारा रिलक्टेंस, बहुत सारा स्पेकुलेशंस मन में होता है, कैसे काम करता है, क्या है सरकार की। जैसे न्यू पेंशन स्कीम भी आया था तो बहुत लोगों के मन में बहुत सारी बात थी
कैसे काम करता है, घटा दिया कि बढ़ा दिया, बेनिफिट होगा कि लॉस होगा। तो जब वॉलंटरी बेसिस पे स्टार्ट किया गया, दिस स्कीम वाज नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, नेक्स्ट केस समझिए। आपको आपके पेरेंट्स ये बोले कि ठीक है 1000 हम तुमको देते हैं, उसमें से 200 तुम अपना दे दो, 200 हम अपना मिला देंगे, और 2 साल के बाद तुमको यही पैसा इंटरेस्ट के साथ, जितना जो तुम 2 साल हमको दिए उस इंटरेस्ट के साथ तुमको देंगे। तब आपको थोड़ा अच्छा साउंड कर रहा है, साउंडिंग लिटिल प्लेजेंट टू यू कि भाई सिर्फ मेरा ही पैसा जा रहा है तो उनको अभी अपना पैसा सारा देंगे। But then your father is also adding 200 for per month. This is very interesting. Yes. Plus the interest, right? यही होता है प्रोविडेंट फंड कि पहली बार इसको वॉलंटरी बेसिस पे स्टार्ट किया गया, ये सक्सेसफुल बहुत नहीं हुआ। उसके बाद कोल माइंस प्रोविडेंट फंड को पायलट टेस्ट समझते हैं आप, रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़े हैं? नहीं। देखिए किसी बहुत बड़े एरिया पे कोई चीज एप्लीकेबल करने से पहले उसका छोटा टेस्ट होता है। जैसे कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब इज नॉट रिलेटेड टू दिस। मान लो कि बजाज को कोई बाइक लॉन्च करनी है यहाँ पर, ठीक है, डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट का रिस्पांस, लोगों के पास पैसा है लेकिन फिर वो खर्च करेंगे कि नहीं, हर जगह का बिहेवियर अलग अलग होता है ना। जैसे मुंबई में क्रेज इज अ फुल फ्लेजेड बिजनेस। मुंबई में वर्किंग लेडीज ज्यादा है, क्रेज एकदम प्रोफेशन की तरह वहाँ काम कर रहा है। आज भी पटना, बिहार वगैरह में ये चीज नहीं है, तो लोगों का बिहेवियर, कंज्यूमर का पैटर्न अलग अलग होता है ना हर जगह। इसीलिए पायलट टेस्ट का मतलब होता है किसी छोटे से जगह पे टेस्ट करके देखा जाना और उसका असेसमेंट करना कि वो बड़े स्केल पे किस तरह बिहेव करेगा। ओके, सो व्हेन कोल माइन प्रोविडेंट फंड को जब लागू किया गया 48 में, तब उसका सक्सेस देखा गया कि हाँ, जब कंपल्सरी, जब वॉलंटरी था तब लोगों ने रिस्पांस अच्छा नहीं दिया, पर जब कंपल्सरी हुआ और कोल माइंस में लागू किया गया तब प्रोविडेंट फंड ने अच्छा रिस्पांस दिया। और अभी उसके बाद 48 के बाद 1952 में सरकार ने इसको लाया, द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। ठीक है, इसमें क्या हुआ देखिए, इसमें होता यही है, आपको यही जानना है। आपकी जो सैलरी है, ठीक है, आपकी जो सैलरी है, और ये लागू होता है हर जगह, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी। आपकी सैलरी का बेसिक प्लस डीए, ओके, बेसिक प्लस डीए का 12% आपका डिडक्शन होगा, आपकी सैलरी से डिडक्शन होगा, और 12% कौन देगा? कंपनी देगी। एम्प्लॉयर के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होता है कि उसको आपका पीएफ देना ही देना। समझ में आई बात? एंड इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 15,000, 6,500 की पहले उसको बढ़ा के 15,000 कर दिया गया, यानी 15,000 तक बेसिक प्लस डीए जिसका है उसके लिए ये एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर ऑप्शनल है, बट पीपल गो फॉर इट। द एम्प्लॉयर इज ऑब्लाइज्ड टू इट, क्योंकि पीएफ का पैसा करते 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 बहुत ज्यादा हो जाता है रिटायरमेंट के टाइम पे। ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम पे पीएफ का पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है, और एक आम मिडिल क्लास आदमी, देखो पैसे को एक तो ऐसा ही बोला जाता है कि पैसे को जितना मल्टीप्लाई करोगे उतना बढ़ेगा, बट फॉर अ मिडिल क्लास सेविंग्स इज द की। तो अगर आपको ये जो 200 रुपए काटने की बात हुई, इसको अदरवाइज समझो, आपको फुल अगर 1000 दे दिया जाए ना, कुछ ना कुछ करके खर्च आप निकाल देंगे कि मुझे ये जरूरी है, नहीं बचेगा पैसा। लेकिन यही पैसा अगर आप सेव कर देंगे कि कट के ही मिलेगा आपको, फिर देखिए कि उस 800 में भी आपका काम चल जाएगा। ये होता है ना बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी। ये प्रोविडेंट फंड एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है, इसमें भी विड्रॉल्स आप कर सकते हैं, आप अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ये क्या कंडीशंस हैं? जैसे शादी एक बहुत बड़ा अफेयर है हमारे सोसाइटी में, है ना? हाँ, निकाल सकते हैं। हाँ, शादी के लिए निकाल सकते हैं, घर बनाने के लिए निकाल सकते हैं, बेटा बेटी के एजुकेशन के लिए निकाल सकते हैं। मानिए किसी मिडिल क्लास के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो 5 लाख रुपए ऐसे ही अपने
सेविंग से निकाल करके दे दे, बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। इन दैट केस कॉलेज का जो एडमिशन होता है, फिर कॉलेज का जो लेटर वगैरह होता है, सब चीज फर्निश किया जाता है, अपना प्रॉपर डिटेल्स फिर लिख के जाता है, दिल्ली जाता है, अप्रूव होता है, उसके बाद पीएफ का पैसा मिलता है। तो ये सरकार द्वारा की गई एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। और आप सोचिए कि ये कितना अच्छा सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है कि ओल्ड एज में, आज पहले भी और आज तो ज्यादा, बहुत लोगों के बच्चे कॉपरेट नहीं करते हैं, है ना, एक एज हो जाने के बाद उनके पास उनके पीएफ का पैसा सहारा होता है। अदरवाइज अगर कोई किसी तरीके की कोई बीमारी हो जाए, कोई क्रोनिक बीमारी हो जाए, तब भी आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। घर बनाना हो तो घर बनाने के लिए भी आप ये पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी के लिए घर बनाना भी इज नॉट एन इजी थिंग। सालों लग जाता है घर बनाने में, थोड़ा थोड़ा करके, तो वो पीएफ का पैसा करते हैं और ये काफी पैसा हो जाता है। 12% यानी 24% हो गया ना, ठीक है। लोन भी मिलता है। लोन नहीं, इसको लोन नहीं बोलोगे, लोन नहीं मिलता, उसके बेस पे होने से मान हाँ, लीजिए तो तुम बेस पे जैसे मिलता है, के बेस पे तो लोन नहीं मिलता, लोन तो सैलरी के बेस पे सैलरी के बेस पे मिलता है, तुम पीएफ के पैसे से निकाल करके भी, तुम निकाल करके जॉब में घर निकाल सकते हो। कंपनी। अच्छा इधर देखिए, ये कितना भी सैलरी है उसका 12% करेगा। नहीं तुम्हारे देखिए देखिए इसके ऊपर है, हम अभी वही बता रहे थे, 40% तक कटवा सकते हैं। आप कटवा सकते हैं, आपकी मर्जी। देखो देखो, तुम्हारे सैलरी का जैसे 15,000 बेसिक प्लस डीए जिसकी सैलरी हो, उसके लिए कंपलसरी है कि 12% तुमको कटवाना ही है, और एम्प्लॉयर भी देगा। लेकिन मान लो कि तुम घर से रईस हो, ठीक है, नौकरी से तुमको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, घर से बहुत सामान आ जाता है, फादर इज अ बिजनेसमैन, यू डोंट नीड मनी अभी, एज ऑफ नाउ। तुमको ये लगता है कि हमको अभी पैसा नहीं चाहिए, हमको रिटायरमेंट के समय ज्यादा पैसा चाहिए होगा, ठीक है, तब उस केस में आप अपना ज्यादा पैसा कटवा सकते हैं। अपर सीलिंग हमको देखना होगा कि आप अपना ज्यादा पैसा कटवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 20% कटवा दिए तो एम्प्लॉयर भी आपको 20% दे देगा, वो 12% देगा, या फिर 12% ऑफ 15,000। ही इज नॉट ऑब्लाइज्ड। आप अपनी सेविंग कर रहे हैं, ऐसे करने लगा गवर्नमेंट तब तो बहुत पैसा डालना पड़ेगा इसमें, है ना। अच्छा ये बताएं, देखिए ये समझ, प्राइवेट जॉब में ज्यादा पैसे कटवा सकते हैं, प्राइवेट में वहां भी करवा सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकता है, एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल टू पे, वो आपको 12% ऑफ 15,000 ही देगा। ये समझ में आया। ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ये क्या है, मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट का मतलब ये हुआ कि 1952 में तो देखो ये एक्ट आ गया, लेकिन इसमें दो चीजें बाद में जोड़ी गई, जैसे कि एक था ईपीएस, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, ठीक है, और वो 1995 में ऐड किया गया, और एक था ईडीएलआई, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, वो 76 में ऐड किया। पेंशन में कुछ कटता है, पेंशन में कटता है, देखो गवर्नमेंट पेंशन हटा दी है ना, अभी न्यू पेंशन स्कीम आ गया है 2004 के बाद, कुछ कटता है 5 या 6 के आसपास, तो वो उन्हीं लोगों का कटेगा जिनका कि 15,000 से कम है पैसा, जिनका उससे ऊपर है दे आर नॉट सपोज्ड टू कट, वो पैसा उसी में जाएगा, पूरे अकाउंट में जाएगा पैसा। और अभी तो गवर्नमेंट कंपलसरी एनपीएस लागू कर दी है ना, जैसे गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लागू होता है एनपीएस। अभी भी जो ये पैसा है, जो एनपीएस है, वो आर्म फोर्सेस के लिए नहीं है, प्राइवेट पब्लिक एंड अनऑर्गेनाइज्ड लोगों के लिए है, आर्म फोर्सेस के लिए नहीं है, उनका अलग होता है। हाँ तो उनका अलग है, माने ये स्कीम देखो, हम लोग जैसे मोटा मोटी समझ लेते हैं ना कि एनपीएस है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये यहाँ एप्लीकेबल है, वो वहाँ, जैसे तुमको बताया कि ये साइन में 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज होने चाहिए लागू होने के लिए, लेकिन जहाँ 10 भी है वहां भी ये लागू है एक्सेप्शंस में, क्योंकि वहाँ की जो राज्य सरकार है उसने लिख करके ये दिया है केंद्र सरकार को कि हम यहाँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में लागू करना चाहते हैं, और अगर केंद्र सरकार ये अप्रूव कर देती है कि ठीक है आप लागू कीजिए, तो वो अपने ऑफिशियल गैजेट में ये निकालती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को हमने परमिशन दे दिया कि आप ईएसआई यहाँ लागू कर दीजिए। ओके,
मैम ये ऐसे क्वेश्चन था मैम, कंट्रीब्यूशन में मैंने लिखा है कि 3.25% मैच कर देता है कंपनी और 0.75 अपने से देता है, क्या चीज में कंट्रीब्यूट किया है क्या चीज में कंट्रीब्यूट मतलब? जैसे जैसे पीएफ का पैसा 12%। फैसिलिटी कौन सी के लिए सैल पे मैम 3.1 हाँ जैसे देखो, अच्छा एक मिनट इधर इसका एक डाउट क्लियर कर देते हैं। तुम ईएसआई में देखे ना कि अब तो 21,000 रुपए जिसका सैलरी है वो कवर्ड है। मान लो किसी का 10,000 है, 10,000 है, तो अब इस 10,000 का जो एम्प्लॉयर रेट होगा वो होगा 3.75% ऑफ 10,000, और जो एम्प्लॉय होगा उसका कितना होगा 0.75% ऑफ 10,000। ये जाके कहाँ जमा होता है? ईएसआईसी में, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में। ईएसआई में हाँ कॉर्पोरेशन में। मैम ऊपर में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। ठीक है, चलो। तो ये मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट में वो दोनों चीजें थी कि अगर एम्प्लॉय का ऑन स्पॉट डेथ हो जाता है, ऑन स्पॉट इन द सेंस ऑन द प्लेस ऑफ वर्क डेथ हो जाता है, तो उसका जो डेथ बेनिफिट्स है वो उसके फैमिली या नॉमिनी को, या उसके फैमिली का जो मेंबर नॉमिनी में डिक्लेयर्ड है उसको मिलता है, ईडीएलआई। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये कोई सुना है? ये तो तुम समझ गए ईपीएफ क्या होता है, और थोड़ा क्लियर होगा। वेरी गुड, ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। ये क्या है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। नाम से ही क्लियर है ना, एम्प्लॉय यानी वर्किंग क्लास के लिए क्या होगा? वर्किंग क्लास के लिए ईपीएफ होगा। और देखो, वर्किंग क्लास के लिए ईपीएफ माने जो ऑर्गेनाइजेशन में है, चाहे प्राइवेट में हो चाहे पब्लिक में हो, जैसे भी हो, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू है, एम्प्लॉयर तुम्हारा 12% दे रहा है तो तुम्हारा ईपीएफ कटेगा। ओके, लेकिन क्या सेविंग्स का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो एम्प्लॉयड है? नहीं। फॉर जनरल पब्लिक गवर्नमेंट हैज पीपीएफ, द प्रोविजंस ऑफ पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। नाम से क्लियर है। ईपीएफ का पैसा कहाँ जाता है? सरकार ने बोला कि भाई एम्प्लॉयर के पास अगर तुम्हारा पैसा रहेगा तो तुमको हमेशा एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहेगी कि कोई अनबन हुई या कोई मनमुटाव हुआ, मेरा सारा पैसा तरीके से हमको वापस करेगा कि नहीं। और दूसरी बात कि हम लोग एक ही जगह पे काम करें पूरी जिंदगी, ये जरूरी भी नहीं है ना। तो ये पैसा कहाँ जाता है? इसका नाम सुने हो? यस, वेरी गुड। दिस इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे सारा पैसा, दिस इज अ वेरी बिग बॉडी, माने इंडिया में लगभग 7 करोड़ तो सिर्फ सरकारी कर्मचारी है, उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर के लोगों को जोड़ लीजिए, कितना बड़ा पैसा, सच लार्ज वॉल्यूम ऑफ मनी ट्रांजैक्शन इज इन्वॉल्व्ड इन ईपीएफ। समझ सकते हैं आप? हर एम्प्लॉय अलग, उसका सैलरी अलग, उसका डिडक्शंस अलग, बीच में निकाला पैसा उसका कैलकुलेशन अलग, उसका क्लेम, उसका डिस्पोजल, कोई बात हो गई तो नॉमिनी का भी लफड़ा होता है कई बार। सुने हो ना ये सब केस की ईपीएफ के पैसे के लिए मार दिया नॉमिनी में हो, तो ये सब भी ईपीएफ में कि अगर जब तक केस चलता रहेगा तब तक उसको ईपीएफ का पैसा नहीं मिलेगा। ओनली व्हेन यू आर एक्विटेड फ्रॉम दैट ब्लेम फ्रॉम द कोर्ट तब जाके पैसा मिलता है। तो ईपीएफ का पैसा ईपीएफओ में जमा होता है, सरकार रखती है, तो वी आर आल्सो सेफ। अभी देखिए, अभी जॉब स्विच करने का टेंडेंसी बढ़ गया है ना हमारा, 2-3 साल हम काम करते हैं, देन वी एक्वायर न्यू टैलेंट, न्यू स्किल्स, एंड देन वी शिफ्ट टू अनदर कंपनी। इन दैट केस ये पॉसिबल नहीं होता है हर बार, डोंट टॉक, इन दैट केस ये पॉसिबल नहीं होता है हमेशा कि आप हमेशा ईपीएफ का अकाउंट शिफ्ट कराते रहे। पहले होता था, बाद में गवर्नमेंट ने ये किया कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपका रहेगा, आप जॉब भी चेंज करिए तो कोई बात नहीं है, अकाउंट आपका सेम रहेगा, ओनली द एम्प्लॉयर विल चेंज। कि पहले एबीसी एम्प्लॉय डाल रहा था, अब एक्सवाईजेड एम्प्लॉय डालेगा। तो इस तरीके से सरकार को भी ये मैनेज करने में आसान होता है, आप भी हाजिर फ्री रहते हैं। ओके, पीपीएफ का ईपीएफ का अकाउंट तो तुम्हारे पास ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तब खुलेगा, पीपीएफ का अकाउंट कहाँ खोल सकते हो? बोलो।
बैंक में खोल सकते हो, सिर्फ ग्रामीण बैंक नहीं, ऐसे भी बैंक में खोल सकते हो। पीपीएफ अकाउंट बैंक में खोल सकते हो और पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। दिस इज अ सेंट्रल लेजिस्लेशन, दिस इज पास्ड बाय सेंट्रल पीपीएफ का गवर्नमेंट। पैसा कहाँ जाता है? ईपीएफ, पीपीएफ पीपीएफ का पैसा तो सर बैंक में तुम्हारे रहता है, तुम जमा करते हो। वो लोग पैसा लगाते हैं ना, वो लोग इक्विटी वगैरह में पैसे ये पड़े हो गए ना अकाउंट्स में, पैसा स्टोर करके नहीं रखते। अभी भी जो न्यू पेंशन स्कीम आई तो वो उसमें भी बहुत सारा 6-5 है, इसीलिए लोग विरोध कर रहे थे उसका, पेंशन को गवर्नमेंट हटा दी, राइट। ओके राइट। ये भी रॉयल देखो, ये रॉयल कमीशन ऑन लेबर का डेट 1929 ही लिखवाए थे ना पूरे क्लास में। 1939 में 39 है, फिर उसको करेक्ट कर दो, सॉरी 29 to 31। 39 to 44 में। हाँ ये सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ रहे थे मैं एक दिन पहले, तो वही था 31 में। 29 to 31। देखो रॉयल कमीशन ऑन लेबर, 3 लेबर कमीशन हुए। रॉयल कमीशन ऑन लेबर उसका डेट हम शायद 39 to 44 करा दिए थे, 29 to 31 कर लो। देखो 1929 का मतलब आजादी से बहुत पहले। यही रॉयल कमीशन ऑन लेबर वाज द फर्स्ट टाइम दैट somebody talked about ह्यूमन रिसोर्स, लोगों की भलाई के लिए भी, हमारे जो वर्किंग क्लास है उनकी भलाई के लिए भी अगर बात की गई, कुछ सजेशन दिया गया, कोई रिकमेंडेशन दिया गया, क्या हो गया, व्हाट हैपेंड? 3 लेबर कमीशन बताए थे ना लास्ट क्लास में, उसको नहीं समझ में आ रहा है। तो पहला वाला जो है वो 1939 शायद हो गया है, 29 कर लो उसको, एंड दे सबमिटेड द रिपोर्ट इन 31। रॉयल कमीशन ऑन लेबर वाज द फर्स्ट कमीशन जिसने पहली बार शायद ह्यूमन रिसोर्स के बारे में कुछ सोचा। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि प्रोविडेंट फंड जैसा कुछ होना चाहिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। उन्होंने तब फिर प्रोविडेंट फंड उनके रिकमेंडेशन पे आया। उन्होंने ये बोला कि हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, तब ईएसआई लाया गया उनके कहने पे। उन्होंने ये बोला कि पेमेंट ऑफ वेजेस की रेगुलरिटी होनी चाहिए, तब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 आया उसके कहने पे, जिसमें क्या होता था कि देयर वाज अ टाइम फ्रेम एंड द एम्प्लॉयर वाज ऑब्लाइज्ड टू गिव यू पेमेंट इन दैट, वरना कभी अपने मनमर्जी के हिसाब से पेमेंट दिए, ठीक है, राइट। इन 1921 In 1921, the Royal Commission on Labour stressed on the Royal Commission on Labour stressed on the need of formulating scheme to establish provident fund for industrial workers. It started off as voluntary participation. It started off as voluntary participation, but the general response was not encouraging. ठीक है, लिखिए। But the general response was not encouraging. To test such a scheme,
to test such a scheme in a restricted manner, the Coal Mine Provident Fund, the Coal Mine, कोयले की खान में, the Coal Mine Provident Fund scheme was launched in 1948. The Coal Mine Provident Fund scheme was launched in 1948. Launched in 1948. Upon its success, there was a demand for further expansion. There was a demand for further expansion to other industries. Demand for further expansion to other industries. Next, introduction. Topic लिखिए introduction. It is passed by central government. It is passed by central government. So it extends to the whole of India. It is passed by central government, so it extends to the whole of India. Whole of India. किस तरीके का लेजिस्लेशन है ये? बताइए. प्रोविडेंट फंड किस तरीके का लेजिस्लेशन है? बोलो. बोलो बोलो. स्टैच्यू बोल रहे हो बताओ. सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है. क्या क्या कवर होता है इसमें? ओल्ड एज कवर हुआ ना? ओल्ड एज तो एकदम प्राइमरीली ओल्ड एज के लिए, प्लस इलनेस के लिए भी, सिकनेस में भी आप पैसा निकाल सकते हैं, राइट? डेथ भी कवर हुआ ईडीएलआई में. हाँ, ऑब्वियसली कोई डेथ हो जाएगा तो उसके नॉमिनी को ही मिलेगा पैसा. चलो देखो देखो पीएफ का और एनपीएस का, लिसन टू मी, सुनिए. पीएफ का और एनपीएस का, इसमें बहुत सारा, ये कानून बहुत सारा प्रोविजंस है इसमें. जैसे पीएफ में भी जनरली जो पढ़ा जाता है वो ये है कि 20 वर्कर्स जब तक कहीं पे नहीं हो वहाँ पे पीएफ लागू नहीं होता है, लेकिन जो सीनियर वर्कर्स होते हैं मूवी इंडस्ट्री वगैरह वहाँ 5 पे भी लागू होता है, जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री वहाँ 10 पे भी लागू होता है. ठीक है, तो वो बहुत डिटेल में, एनपीएस भी बहुत डिटेल में पढ़ोगे तब उसके लिए होता है. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे कि अपना कुछ लागू है तो वो फिर नेशनल पेंशन स्कीम से एग्जेम्प्टेड. ठीक है, चलो लिखो. और ये भी याद रखना कि ईपीएफओ इज वन ऑफ द largest social security organizations because it accounts for such huge volume of transactions in terms of the person, the nominees, beneficiaries, everyone. ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन लिख लिए. स्कोप एंड कवरेज. स्कोप एंड कवरेज. The act is at present applicable to every establishment where 20 or more workers are working. Establishment है ना, वहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख लो, which is a factory specified in schedule 1. which is establishment लिखा ना, उसके बाद लिखो which is a factory, ये मेंशन करना होगा. हाँ, ब्रैकेट में या ऐसे भी लिख सकते हो, which is a factory specified in schedule 1. Which is a factory specified
in schedule 1, in schedule 1 ये सब क्या होता है? देखो 12% तो एकदम यूनिवर्सल रूल है कि 12% तुम्हारा भी कटेगा और एम्प्लॉयर भी देगा, लेकिन कुछ फैक्ट्रीज जिनको शेड्यूल 1 गवर्नमेंट अपने शेड्यूल 1 में नहीं रखी है, जैसे जूट मिल वगैरह है, वहां 10% ही कटता है। तो एक्ट बहुत बड़ा है, इसीलिए जो मेन चीज है वो हमको शेड्यूल 1 where 20 or more persons are engaged. 20 or more persons are engaged. एक ही बात है। Next writer, eligibility. Eligibility. The wage ceiling माने upper limit. The wage ceiling for an employee to be eligible, the wage ceiling for an employee to be eligible for the PF scheme, shall be wait. The wage ceiling the wage ceiling for an employee to be eligible for the PF scheme, is 15,000 per month. Is 15,000 per month. ठीक है? Such act is also called triple benefit scheme. Triple benefit scheme. Then आप ये समझेंगे कि जब भी ट्रिपल बेनिफिट स्कीम की बात होगी तो वो किस एक्ट के बारे में बात हो रही है? पीएफ एक्ट के बारे में। अब ट्रिपल बेनिफिट यानी 3 बेनिफिट है, वो तीनों बेनिफिट क्या है वो देख लीजिए, वो लिख लीजिए। ट्रिपल बेनिफिट स्कीम के बारे के बाद नीचे लिखिए। इसके पास नेट फैक्ट्री है, छोटा दूध का फैक्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री। फैक्ट्री होता है, गाय तो देती है। ट्रिपल बेनिफिट स्कीम के बारे में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम और एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। और अगली क्लास में आप लोग पूरा रिवाइज करके आइएगा। हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और कुछ पॉइंट होगा, पेरोल का प्रोसेस पढ़ाएंगे और ये प्रॉब्लम दिस विल बी द लास्ट टॉपिक, तो आप थोड़ा रिवाइज करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। एक और टॉपिक है, लिख लीजिए, रीजंस फॉर प्रोविडेंट फंड। रीजंस फॉर प्रोविडेंट फंड, जल्दी से लिखिए 3-4 लाइन। रीजंस फॉर प्रोविडेंट फंड। The legislation related to provident fund, the legislation related to provident fund is the legislation related to provident fund is
Employees Provident Fund and जो ऊपर में लिखा हुआ है ये पूरा अच्छे से लिखो, Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952. CF 1952, PF 1952 हो गया. The act was enacted, two more lines. The act was enacted with the main objective. The act was enacted with the main objective of making some provisions for the industrial workers after their retirement and for the dependents in case of death. In case of death. Thank you.